नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आयुर्वेद विश्वविद्यालय पर शासन का शिकंजा। शासन ने विश्वविद्यालय की वित्तीय शक्तियां वापस ले ली है और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर यह फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी के वित्तीय अधिकारी डीएम को सौंपे गए हैं। ये अधिकार जो है अब डीएम को सौंप दिए गए हैं। सचिव आयुर्वेद की तरफ से आदेश जारी हो गया है। कुलपति ने शासन के आदेशों पर अब सवाल उठाए हैं। सचिव आयुक्त को कुलपति ने पत्र लिखा है। वित्तीय अधिकार डीएम को दिया जाना नियम संगत नहीं है, कुलपति ने ये बात कही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से आयुर्वेद विश्वविद्यालय पर शासन का शिकंजा। और चलिए रवि कैंथुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पहले विस्तार से पूरे मामले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और अपडेट क्या है फिलहाल? बिल्कुल आशी, देखिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की जब से स्थापना हुई है तब से लगातार ये सुर्खियों में रहा है। भ्रष्टाचार हो, यहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं हो या फिर नियम विरुद्ध नियुक्तियां हो, लगातार इस तरीके के मसले पहले भी आते रहे हैं। और अब अगर कहा जाए तो इस वक्त शासन और कुलपति के बीच सीधे तौर पर एक जंग हम कह सकते हैं जो कि छिड़ गई है। ऐसे में जब जो वित्तीय अनियमितताएं थी उसके पहले ऑडिट भी कराया गया था, जिसमें ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि वित्तीय अनियमितताएं और जो बहुत सारी नियुक्तियां हैं वो यहाँ पर नियम विरुद्ध की गई थी। और उसके बाद जब ऑडिट किया गया फिर भी विश्वविद्यालय की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब बड़ा अपडेट इसमें यही है कि जो यहाँ पर कुलपति की जो वित्तीय अधिकार हैं उनको पूरे तौर पर छीन लिया गया है और देहरादून जिलाधिकारी को ये वित्तीय अधिकार दे दिए गए हैं। ऐसे में इससे पहले भी बात की जाए तो जो अनियमितताएं और जो भ्रष्टाचार का मामला पहले भी उजागर हुआ है उसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें रिटायर्ड जज इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने 15 दिन में इस पर अब जाँच देनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के भीतर इससे पहले चाहे हम बात करें तो पहले भी इस तरीके की गड़बड़ियाँ आई हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि शासन की ओर से पिछले 6 महीनों में इस जांच को कुछ तेज़ पहले भी जो सचिव आयुष रहे हैं उनके द्वारा भी इस पर जांच को लेकर कमेटी बनाई गई थी और कई जो है नोटिस भी जारी किए गए थे। और अगर हम अभी बात करें तो सचिव आयुष जो बदले गए हैं, पंकज कुमार पांडे पर इस बात जो है सचिव आयुष हैं, तो उनके द्वारा भी यही जो पत्र है उसको जारी किया गया और ये आदेश दिए गए हैं कि जो वित्तीय अधिकार हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है और जिलाधिकारी देहरादून को सौंपे जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा मसला है ये भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और जो नियुक्तियाँ हैं, नियम विरुद्ध नियुक्तियाँ उनको लेकर से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इस तरीके के मसले जो है हमेशा ही आगे आते रहते हैं। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि इस पूरे मसले पर किस तरीके से शासन की जांच भी पहुंच पाती है, क्योंकि इससे पहले भी सचिव आयुष रहे हैं उनके द्वारा कई इसमें जांचें बैठाई गई, लेकिन उसका अंतिम उस पर निर्णय क्या हुआ, किस पर कार्रवाई हुई, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई और खुलकर बाहर नहीं आ पाई। इस बार फिर से अगर बात की जाए तो जो कुलपति हैं उनके द्वारा भी अब शासन को पत्र लिख दिया गया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि शासन ने जिस तरीके से वित्तीय अधिकार उनके छीने हैं ये गलत है और नियम विरुद्ध है। तो सीधे तौर पर शासन और कुलपति के बीच अब हम कह सकते हैं कि ये एक आपसी जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के बीच अब जो सीधे तौर पर एक दूसरे पर जो जंग है वो छिड़ गई है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वित्तीय अधिकार छीने हैं, क्या जिस तरीके से उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं सामने आती रही हैं उस पर क्या कोई बड़ा शिकंजा तो लगातार कसता रहा है, क्या कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी, वो एक देखना होगा। क्योंकि अभी तक जिस तरीके की जांचें हुई हैं और जिस तरीके से लगातार नोटिस जारी हुए हैं, कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक देखने वाली बात है कि जो जांच की आंच है आखिरकार कहां तक पहुंच पाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 14 जुलाई यानी कि कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसीलिए कांवड़ियों में खासा उत्साह है। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना है। ये संख्या काफी ज्यादा है और इसलिए सरकार की तरफ से पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम तैयारियां पुख्ता कर ली जाए। और कांवड़ यात्रा को लेकर रुड़की में ऊर्जा निगम की तरफ से भी तैयारियां की गई है। कांवड़ियों की यात्रा में कोई खलल पैदा न हो, इसके लिए बिजली की लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है और साथ ही 20 फीट से कम ऊंचाई वाले बिजली के पोलों को बदला जा रहा है। दरअसल कम ऊंचाई वाले बिजली के तारों से हादसे की आशंका बनी रहती है और जिन मुख्य मार्गों से कांवड़ से बड़ी कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहीं ऊर्जा निगम की तरफ से बिजली के पोल को ऊंचा किया जा रहा है। तो देखिए कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है।
और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रुड़की से विनीत त्यागी सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, देखिए तमाम बैठकों का दौर चला और कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से ताकि जो कांवड़िए हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि कांवड़िए पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरह से कई महीनों से जो कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब कल यानी 14 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी। यानी कल से जो कांवड़िया है वो जल लेके अपने गंतव्य की ओर लौटने लगेगा। यानी हरिद्वार में कल से जो है कांवड़ियों की, शिव भक्तों की धूम देखने को मिलेगी। अगर हम रुड़की की बात करें तो रुड़की में भी कांवड़ व्यवस्था तैयारियों को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। यानी कांवड़ पटरी पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि शौचालय से लेकर टॉयलेट, तमाम जो बिजली की व्यवस्थाएं, लाइटिंग की व्यवस्थाएं, वो पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रही है। यानी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रशासन द्वारा जो भी यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई कांवड़ी को परेशानी ना हो। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के लिए भी ऊर्जा निगम पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। ऊर्जा निगम ने भी जो आगामी जो बड़ी कांवड़ आएगी उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारियां की हुई है, ताकि जो छोटे पोल है उन्हें भी बदला जा रहा है और अधिक ऊंचाई वाले पोलों को वहाँ पे लगाया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि कल से जो शिव भक्त आने शुरू हो जाएंगे, कल से जो विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि एक पुलिस प्रशासन के लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इसमें जो अभी अनुमान जताया जा रहा है कि 4 करोड़ से अधिक जो कांवड़िया हैं इस बार हरिद्वार पहुंचेंगे। जी चलिए यही उम्मीद जताएंगे कि कोई दिक्कतें ना हो कांवड़ियों को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विनीत। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है। तो देखिए 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तमाम बैठकें हुई क्योंकि इस बार आशंका ये जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि 2 साल कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हुई और इस बार कांवड़ियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में कल से कांवड़ यात्रा का संचालन शुरू हो रहा है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप देखते हैं यात्रा? सब में जोश है। सभी शिव भक्तों का, बाबा भक्तों का उत्तराखंड की इस देवभूमि पर, पावन भूमि पर हम इसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि कांवड़ यात्रा जोर शोर से हो, क्योंकि इस बार 2 सालों के बाद यात्रा हो रही है और हम सारे इंतजाम सरकार की तरफ से हो रहे हैं। प्रशासन हमारा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार आ सकते हैं, किस तरीके के इंतजाम देखते हैं? सीमाओं पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था? नहीं, सभी विभागों की मैंने स्वयं मीटिंग ली है और उसमें चाहे हमारा पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, हमारे नगर निगम के लोग हैं, हमारे अनेकों विभागों के जितने भी विभाग, उसमें शहरी विकास विभाग काम कर रहा है, उसमें हमारा पर्यटन विभाग काम कर रहा है, पुलिस विभाग है, सभी विभाग मिलकर जो है अच्छा काम करेंगे और अच्छी यात्रा होगी इस बार। सर, अंत में मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी अपील सर क्या है? नहीं, कांवड़ यात्री सब लोग आएँ, स्वागत करें और जो यात्रा के नियम है उन नियमों का भी पालन करें। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की है और जिस तरह से कल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का संचालन होगा उसको लेकर बेहतर व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और एक तरफ कांवड़िए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा जल भरने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं कांवड़िए गौमुख में भी गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर पर्यावरण के जानकारों का ये कहना है कि गौमुख में इंसान की ज्यादा दखल अंदाजी ठीक नहीं है। चौदह जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई, इसलिए कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा। उत्साह ऐसा कि कांवड़िए गोमुख तक गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर ग्लेशियर लेडी के नाम से मशहूर शांति ठाकुर मांग करती हैं कि गोमुख क्षेत्र में ज्यादा आवाजाही ठीक नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से काफी संवेदनशील है। अगर बाद में जल की बात आती है, कावड़ की बात आती है, तो पहला जो कावड़ भरा गया था ग्रंथों के हिसाब से वो हर की पौड़ी हरिद्वार से भरा गया था। ऊपर को आना तो ये है कि हम भाई जो है मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, या हम जो है वही है कि नैन सुख के लिए जा रहे हैं। तो ये जो है ना ट्रेड चल पड़ा है कि भाई हमने जो है ना गोमुख या गंगोत्री जाना है। कावड़ का जो मतलब है हरिद्वार तक कावड़ चले। मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ पे काली मंदिर से ऋषिकेश जो है ना लोगों को ऊपर नहीं आना चाहिए।
शांति ठाकुर का कहना है कि कांवड़ के लिए जल लेने का महत्व हर की पैड़ी पर है, इसलिए हिमालयी क्षेत्र में कांवड़ियों और तीर्थ यात्रियों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। गोमुख को गंगा का द्वार माना जाता है। कहते हैं गंगा यहीं से निकलती है। हालांकि गंगा का नाम देवप्रयाग से पड़ता है। गोमुख से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग से मिलकर आगे बढ़ती हैं, तब गंगा नाम पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गंगोत्री धाम में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। गंगोत्री धाम में कई घंटे तक गायब रही बिजली और बत्ती गुल होने पर व्यापारियों में आक्रोश है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान भी बिजली व्यवस्था जो है वो बदहाल ही नजर आ रही है। व्यापारियों को काफी परेशानी हुई है और आक्रोश अब व्यापारियों में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कई घंटे तक बिजली गायब रही, लोग परेशान रहे और जिसके कारण से जो व्यापारी हैं उनमें गुस्सा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस बीच ऐसी बिजली व्यवस्था से लोग परेशान हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिग्वीर बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता। दिग्वीर, देखिए कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन बिजली व्यवस्था का ये हाल, अब फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि व्यापारियों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। हाँ जी, ऐसी आपको बता दें गंगोत्री धाम जो कि कल रात से बिजली पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पूरी बंद हो चुकी है। और वहीं जो व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल में काफी आक्रोशित है और एक तरफ तो यात्रा चल रही है और ऊपर से कल से जो कांवड़ यात्रा शुरू होनी है उसमें जो कि काफी तादाद में गंगोत्री धाम में श्रद्धालु भोलेनाथ के भक्त दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं व्यापारियों को में आक्रोश है और जो श्रद्धालु जा रहे हैं तो कहीं न कहीं अंधेरे में या उसमें जो उजाला न होने के कारण थोड़ा सी दिक्कतें भोलेनाथ के भक्तों को हो रही है। तो कहीं न कहीं जो व्यापारी है, जो पांच मंदिर समिति है, उनका काफी आक्रोश है। तो लेकिन हालांकि जो विद्युत विभाग है वो प्रयास कर रहा है उसमें लाइट को ठीक करने में, लेकिन अभी तक जो सूचनाएं मिल रही है अभी तक बिजली सुचारू नहीं हो पाई है। तो कहीं न कहीं जो धाम की जो यात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं न कहीं लापरवाही देखी जा रही है। जी चलिए, धन्यवाद दिग्वीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए दावे तमाम यहाँ पर किए जा रहे थे कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन बावजूद उसके ये हाल नजर आ रहा है बिजली व्यवस्था का। कई घंटे तक बिजली गायब रही, अभी भी दुरुस्त करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। गंगोत्री धाम का ये हाल है। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो देखिए टिहरी में बड़ा है बालगंगा धर्मगंगा नदी का जल स्तर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और जल स्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण मोटर मार्ग का एक हिस्सा नदी के बहाव में आकर बह गया है। तो मानसून किस तरीके से आफत मचा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। लगातार जो नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। धर्मगंगा नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के करीब नदी का जल स्तर पहुंच गया है। जल स्तर बढ़ने से ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। ग्रामीण मोटर मार्ग का एक हिस्सा नदी के बहाव में आकर बह गया है। तो बारिश के चलते लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर आने लगी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया है। कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को खाली कराया जाए ताकि परेशानी ना हो। तो बालगंगा और धर्मगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। टिहरी की तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से प्रदेश में लगातार बारिश होती जा रही है, जिसकी वजह से अब नदियों का, नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है, लोगों को परेशानी हो रही है। और ये अपडेट भी आपको देते हैं कि ग्रामीण मोटर मार्ग का एक हिस्सा नदी के बहाव में आकर बह गया है। केदारनाथ धाम में ये जो धर्मगंगा नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस कारण यहाँ पर आने वाली जो बाढ़ है इसकी चपेट में पूरा गांव यहाँ पर आने की संभावना है। ये इरिगेशन विभाग के द्वारा जो लगाई गई जो सुरक्षा दीवार थी, ये सारी दीवारें लगभग जो है काफ़ी जगह पर धराशायी हो चुकी है और इसके जो सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पर विभाग के द्वारा जो ब्लॉक, सीसी ब्लॉक जो यहाँ पर बनाए गए थे वो काफ़ी बह चुके हैं। और ये आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, धर्मगंगा नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है उफान पर है नदी और इसने काफ़ी यहाँ पर नुकसान कर दिया है। और ये देखिए आप, और ये
दीवार को तोड़ते हुए नदी अब जो है खेतों की ओर, बस्ती की ओर जो है बढ़ रही है। और इधर कोटद्वार में बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से कुंभीचौड़ इलाके में बरसाती नाले में उफान आ गया, जिस वजह से एक मकान धराशायी हो गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों ने घर को पहले ही खाली कर दिया। इसके साथ ही सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा भी धंस गया है, जिससे आवाजाही भी बाधित हो गई है। कोटद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इधर जोशीमठ में हेलंग उर्गम मार्ग पर मलबा गिरा है, जिस वजह से मार्ग बाधित हो गया है और हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीण खुद रोड से बोल्डर हटाने के काम में जुट गए। ये रोड उर्गम घाटी की लाइफ लाइन कही जाती है और इसके बंद होने पर कई गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाता है। इधर रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। एक तरफ केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिरोबगड़ समेत कई जगह पर हाईवे बाधित हो गया है और इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लगता है इस बार कुदरत भी भगवान शंकर के भक्तों की परीक्षा ले रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन तो पैदल मार्ग पर गिरते झरने यात्रियों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। ये तस्वीर केदारनाथ पैदल मार्ग की है। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर देखिए कैसे एक झरना गिर रहा है। इसके बीच से होकर कुछ घोड़ा चालक भी गुजर रहे हैं। घोड़ा चालकों के साथ कुछ पैदल यात्री भी नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके बीच से होकर गुजरना आसान नहीं है, मगर केदार के भक्तों की आस्था उन्हें हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। उधर पहाड़ी से गिरता मलबा भी केदार के भक्तों की मुश्किल बढ़ा रहा है। सिरोबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे हर दिन बंद हो रहा है। सिरोबगढ़ में पहाड़ी से बोल्डर और मलबा हाईवे पर गिर रहा है, जिस वजह से चारधाम यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। मानसून सीजन में सिरोबगढ़ में लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है। इससे गिरने वाला मलबा मुसीबत बन गया है। लगता नहीं कि इस मॉनसून सीजन में यहां सब कुछ ठीक रहेगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। मॉनसून किस तरीके से आफत बरसा रहा है, तस्वीरें आपने देखी। टिहरी की बात करेंगे। यहाँ एक कार नदी में जा गिरी है। यह हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अचानक से ये कार नदी में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अचानक से ये हादसा हुआ और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है और रेस्क्यू करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। तो एसडीआरएफ की टीम, तमाम जो लोग हैं मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर कर्णप्रयाग नौटी मोटर मार्ग पर रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लटक गई। रोडवेज का पिछला हिस्सा सड़क से नीचे लटक गया है और नीचे गिरने से बाल बाल रोडवेज बस बची है। बड़ी अनहोनी होने से चली है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कर्णप्रयाग की तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड रोडवेज की बस जो अचानक से नीचे लटक गई, अनियंत्रित बस, और बस के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं और मौके पर जो लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और हालांकि कोई बड़ा हादसा इससे नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं। तो जोशीमठ में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल हुई है और इस दौरान आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई, साथ ही सरकारी मशीनरी के कामकाज को परखा गया है। मॉक ड्रिल के दौरान आईटीबीपी और निगम कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के गुर सीखे हैं। जोशीमठ की ये तस्वीरें, आपदा को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। आईटीबीपी और नगर निगम कर्मियों की ये संयुक्त मॉक ड्रिल हुई। इस तरीके से आपदा के समय पर टीम को एकजुट होकर काम करना है, इसे लेकर ये मॉक ड्रिल की गई।
और यमुनोत्री पैदल मार्ग में पानी बहते हुए एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। रात को ही लगातार बारिश के बाद ये तस्वीर यमुनोत्री धाम में पैदल रास्ते में 9 कैंची के पास की है। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पानी लगातार बह रहा है मार्गों में और बारिश का कहर किस तरीके से है। लगातार बारिश हो रही है और यमुनोत्री की तस्वीर है, पैदल मार्ग की ये तस्वीरें हैं। रात से लगातार यहाँ पर बारिश होती जा रही है, जिसके कारण जो यमुनोत्री धाम है वहाँ पर पैदल रास्ते में 9 कैंची के पास ये पानी है। तो हल्द्वानी में जल भराव को लेकर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला नगर निगम की टीम के साथ शहर के कई इलाकों का निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान मेयर ने मुखानी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए योजना पर काम करने के निर्देश भी दिए हैं। रुड़की में फायरिंग का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बच्चे के हाथ में पिस्टल नजर आ रही है। एक शख्स बच्चे के पास खड़ा है और बच्चे को फायरिंग के लिए प्रेरित कर रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच की जा रही है। और देखिए, प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार नई पहल शुरू की है और इसी के तहत अल्मोड़ा में शासन की 6 सदस्यीय कमेटी ने कई सरकारी अस्पतालों का मुआयना भी किया है। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर से फीडबैक लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।